नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। क्या 2026 के बाद होने वाला लोकसभा सीटों का परिसीमन दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय होगा? क्या इस परिसीमन के बाद संसद में दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी? क्या राजस्व में उनका हिस्सा घटा दिया जाएगा? क्या देश के अहम मसलों और फैसलों पर दक्षिण भारतीय राज्यों की आवाज का असर कम हो जाएगा? और क्या यह परिसीमन संघवाद पर चोट होगा? क्या लोकतंत्र के लिहाज से दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय होने जा रहा है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों दक्षिण भारत के राज्यों, खासतौर पर तमिलनाडु में कई राजनीतिक दल काफी आक्रोश में हैं। मामला है लोकसभा सीटों के परिसीमन का। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जोर शोर से यह मुद्दा उठाकर आशंका जता रहे हैं कि 2026 के बाद होने वाले परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। देश की संसद में दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर संसद में इन राज्यों की राजनीतिक ताकत पर पड़ सकता है। स्टालिन ने आशंका जताई है कि परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी प्रगतिशील नीतियों के लिए पुरस्कार मिलने के बजाय नुकसान होने जा रहा है। उनका दावा है कि इन्हीं प्रगतिशील नीतियों के कारण दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या वृद्धि दर पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं। स्टालिन परिसीमन को एक अन्यायपूर्ण प्रक्रिया बताते हुए लोगों से अपील कर चुके हैं कि वो इसके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि ये राज्य के हितों को बचाने की लड़ाई है। यही नहीं, वो तो राज्य का हित बचाने के लिए तमिलनाडु के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो और बच्चे पैदा करें। परिसीमन के मुद्दे पर विचार करने और साझा रणनीति बनाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 5 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமை இன்றைக்கு 39 எம்பிக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால், அவர்களை வைத்துக் கொண்டே போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால், அதையும் மீறி இன்றைக்கு இன்னும் சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்தால்தான் நாம் எண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்பட முடியும். ஆக அதையெல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்து நான் மீண்டும் இந்த திருமண விழாவின் மூலமாக எல்லா கட்சி தலைவர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, வர முடியாதவர்களும் தயவு கூர்ந்து வர வேண்டும் வர வேண்டும் வர வேண்டும் என்று இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நான் அழைப்பு விடுக்கிறேன்। उधर बीजेपी ने स्टालिन की बुलाई सर्वदलीय बैठक के बायकॉट का ऐलान किया है। तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने परिसीमन को लेकर जताई गई चिंताओं को काल्पनिक डर बताया है, लेकिन तमिलनाडु सरकार इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी जोर शोर से ये मुद्दा उठा रहे हैं। Why will not? Because already the Prime Minister Mr. Modi, when he opened the new parliament, he said it's going to increase. It was like 2 years back, and in 2023, I think Mr. Amit Shah, he also spoke that it will definitely affect the South Indian states. But now they are, since our leader, Tamil Nadu Chief Minister, has raised up the issue, they are changing the stand. We want them to confirm it. Tamil Nadu represents around in 543 seats, we represent around 39. Which is around 7.2%. Our only request here, a demand here is, if they are going to raise the numbers in the north states of India, Tamil Nadu will also request, we also demand an increase in the numbers. इससे पहले 26 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक रैली की और इस दौरान परिसीमन को लेकर स्टालिन सरकार और डीएमके द्वारा खड़ी की जा रही इन तमाम आशंकाओं को खारिज करने की कोशिश की। के मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र दोनों तमिलनाडु जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दे खड़े कर रहे हैं। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। और मैं फिर से एक बार कोयंबटूर की ये पवित्र भूमि पर से दक्षिण के सभी राज्यों की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने निश्चित रूप से आपके सभी हितों की रक्षा कर डिलिमिटेशन में आपका एक भी सीट प्रोरेटा कम न हो और
जो बढ़ोतरी होगी इसमें उचित हिस्सा दक्षिण भारत के राज्यों को भी मिलेगा, इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर सिर्फ स्टालिन और डीएमके ही सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, अन्य दक्षिण भारतीय राज्य भी सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस शासित कर्नाटक भी इनमें शामिल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन को खारिज किया कि दक्षिण भारतीय राज्यों को परिसीमन की प्रक्रिया में नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि या तो उनके पास उचित जानकारी का अभाव है या फिर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर मंशा है। शाह का दावा कि दक्षिणी राज्यों को परिसीमन की प्रक्रिया में अनुचित व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा, या तो सटीक जानकारी की कमी से उपजा प्रतीत होता है, या अधिक चिंताजनक बात यह है कि ये कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को कमजोर करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को देश भर में लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया का विरोध किया। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें लोकसभा में घटाना चाहती है। डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस परिसीमन पर केंद्र की मोदी सरकार की कोशिशों के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि लोकसभा सीटों के परिसीमन की आखिर जरूरत क्यों होती है और दक्षिण भारत के राज्य किस तर्क पर परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। दरअसल लोकतंत्र में संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इस पंचायत में देश के हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र का न केवल प्रतिनिधित्व होना चाहिए बल्कि समुचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांतों पर भी खरा साबित होना चाहिए। यही सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने हमारी संसद में लोकसभा सीटों के परिसीमन का प्रावधान किया है। हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होना चाहिए ताकि संसद में सीटों की संख्या और लोकसभा क्षेत्रों की सीमा नई आबादी के हिसाब से तय हो सके। इसके पीछे विचार यह है कि हर संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में लोगों की आबादी लगभग बराबर हो। इसी विचार को लेकर दक्षिण भारतीय राज्य डरे हुए हैं। क्यों, बताएंगे आगे। 1976 तक हर जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों को देश भर में नए सिरे से बांटा जाता रहा। परिसीमन 3 बार हुआ, 1951 की जनगणना के बाद 1952 में, 1961 की जनगणना के बाद 1963 में और 1971 की जनगणना के बाद 1973 में। लेकिन आपातकाल के दौरान 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने 2001 की जनगणना तक संसद और विधानसभा की कुल सीटों को फ्रीज कर दिया, यानी तब तक इनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, यह तय कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य परिवार नियोजन की योजनाएं ठीक से लागू कर सकें और सभी राज्य लगभग एक ही पैमाने पर इसमें आ जाएं। 2001 की जनगणना के बाद 2002 में संसद और विधानसभाओं की सीटों की सीमाओं को नए सिरे से तय किया गया। हालांकि लोकसभा में हर राज्य के प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं हुआ और न ही राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बदली, पहले जैसी ही रही। ऐसा मुख्य तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों के विरोध के चलते हुआ। दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि उत्तर भारत के राज्यों की तेजी से बढ़ी आबादी के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने वाले दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है। उनकी आशंका है कि जिस बात के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए उसके लिए परिसीमन के जरिए उन्हें सजा दी जा सकती है। इससे संसद में उनकी राजनीतिक ताकत घट सकती है, दक्षिण भारत के राज्यों की आवाज कमजोर पड़ सकती है, नीति निर्धारण में उत्तर भारत के राज्य हावी हो सकते हैं। यह भी दलील दी जा रही है कि आबादी के हिसाब से परिसीमन होगा तो टैक्स में ज्यादा योगदान देने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों को केंद्र से मिलने वाला हिस्सा कम हो सकता है उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में। आबादी के हिसाब से परिसीमन को दक्षिण भारतीय राज्य संघवाद के भी खिलाफ बता रहे हैं। तो इतनी तमाम जो दलीलें हैं दक्षिण भारत के राज्यों की हैं। अभी तक जितनी बार भी परिसीमन हुआ उसमें आबादी और सीट का अनुपात लगभग न्यायपूर्ण ही रहा। इसके लिए हम उत्तर और दक्षिण भारत के 5 राज्यों से जुड़े एक ग्राफ को देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा में सबसे ज्यादा 85 सीटें दी गई हैं
1961 की आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में प्रति लोकसभा सीट पर आबादी का अनुपात करीब 8.25 लाख था। बिहार में ये 6.5 लाख के आसपास था और राजस्थान में 8.25 लाख आबादी प्रति लोकसभा सीट, तमिलनाडु में 8,63,000 प्रति लोकसभा सीट और केरल में करीब 8,90,000 प्रति लोकसभा सीट, अगर आप ये देखेंगे 1961 के हिसाब से। और 1971 की आबादी के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा बढ़ा है, लेकिन तब भी जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 1971 के हिसाब से अगर लोकसभा सीटों के परिसीमन का असर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रति लोकसभा सीट जो आबादी है वो 9,86,000 के आसपास, बिहार में करीब 7,80,000 के आसपास, राजस्थान में करीब 10,30,000, तमिलनाडु में 10,56,000 से कुछ ज़्यादा और केरल में 10,67,000। अनुपात में अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और पूरे भारत को अगर आप देखें तो परिसीमन में करीब 10 लाख की जो है प्रति सीट आबादी है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब चिंता ये है कि अगर आबादी के आधार पर अब परिसीमन होता है तो इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है, यानी जो अनुपात है वो अगर बड़ा हुआ तो सीटें जो है उनमें बड़ा हेरफेर हो जाएगा। लोकसभा की सीटें तो काफ़ी हद तक बढ़ेंगी ही, उसमें उत्तर भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व काफ़ी बढ़ जाएगा दक्षिण भारत के राज्यों के मुकाबले। इसके लिए 2025 की अनुमानित आबादी के आधार पर बने ग्राफिक्स को हम देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि 2025 की जो संभावित आबादी है उत्तर प्रदेश में वो इतनी है। अभी सीटें 85 हैं, लेकिन अगर जो पुराना अनुपात चल रहा है उस आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 250 सीटें हो जाएंगी। बिहार में जो 54 सीटें हैं 2025 की अनुमानित आबादी के हिसाब से 169 हो जाएंगी। अगर आप राजस्थान को देखेंगे तो अभी 25 सीटें हैं, ये 2025 की अनुमानित आबादी है 8,27,70,000, 82 सीटें हो जाएंगी, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान को। इसके मुकाबले अगर आप तमिलनाडु को देखेंगे तो अभी जो मौजूदा सीटें हैं वो 39 हैं, लेकिन उनकी जो संभावित आबादी 2025 के हिसाब से है वो 7,73,00,000 के आसपास है, तो उनकी सीटें 76 होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, 39 के मुकाबले 76। और केरल की अगर आप देखेंगे तो केरल में अभी 20 सीटें हैं, 20 सीटों में संभावित आबादी उनकी लगभग 3,60,00,000 के आसपास है। और अगर इसके आधार पर जो अनुपात है पुराना, सीटें फिर से दी जाएंगी तो 36 ही सीटें केरल के आएंगी। इसका मतलब ये है कि आप दक्षिण भारतीय राज्यों में देखेंगे तो उनकी जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, उत्तर भारत के राज्यों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, अगर आप 15 लाख प्रति सीट के हिसाब से देखें तो आपको समझ में आएगा कि अंतर और बढ़ गया है। 15 लाख की आबादी प्रति सीट पर होगी तो उत्तर प्रदेश की सीटें 168 हो जाएंगी, बिहार की 114 हो जाएंगी, राजस्थान की 55 हो जाएंगी, तमिलनाडु की 52 हो जाएंगी, केरल की 20 से सिर्फ 24 होंगी। अब यही डर है जो दक्षिण भारतीय राज्यों को साल रहा है, लगातार परेशान कर रहा है कि हमारी तो सीटें उतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी उत्तर भारत के राज्यों की बढ़ रही हैं। अब अगर आप प्रति आबादी 20 लाख प्रति सीट आबादी 20 लाख करें, ये अनुपात रखें 2026 में होने वाले परिसीमन पे, तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो 85 से बढ़कर 126 होंगी, बिहार की 54 से बढ़कर 85 हो जाएंगी, राजस्थान की 25 से 41 हो जाएंगी, तमिलनाडु की 39 से 39 ही रहेंगी, यानी इन सब की सीटें तो काफ़ी बढ़ रही हैं। तमिलनाडु की और केरल की सीटें नहीं बढ़ रही हैं, उनकी सीटें काफ़ी कम है और केरल की सीटें तो बल्कि पहले से कम रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो यही बात जो है उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि हमने अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण की जो नीति है उसको अच्छे से लागू किया, तो क्या ये हमारा इसका हमें पुरस्कार मिलना चाहिए या इसका हमें नुकसान होना चाहिए? तो ये ऐसा लगता है अगर ये आंकड़े इसी तरह से रहे या इसके आसपास रहे कि दक्षिण भारतीय राज्यों का जो डर है उसके पीछे कुछ वजह है। ये डर सच साबित हो जाएगा कि अगर जो आबादी का अनुपात है नया और जो परिसीमन है उस हिसाब से अगर होता है तो दक्षिण भारत के राज्य काफ़ी ज़्यादा प्रतिनिधित्व अपना संसद में खो देंगे, उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। अब एक और अनुमान जो है उससे इसको देखने की कोशिश करते हैं। 2026 में परिसीमन हुआ तो 1,42 करोड़ की अनुमानित जो आबादी है भारत की वो होगी। अब इसके आधार पर जो है परिसीमन होगा,
लोकसभा के जो मौजूदा सदस्य हैं उनकी संख्या 543 से बढ़ेगी, 210 और जुड़ेगा, 253 हो जाएगा। ये अनुमान है 2026 के परिसीमन के हिसाब से, जो भी होगा इसके आसपास कहीं होगा। अब सीटें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों को कैसे प्रभावित करेंगे ये देखते हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों को, कर्नाटक को अगर देखें तो अभी 28 सीटें हैं। 2026 के हिसाब से परिसीमन होता है, 2026 में परिसीमन होता है बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से, तो उनकी सीटें 36 होंगी, सिर्फ 8 का बदलाव होगा। केरल की सीटें 20 से घटकर 19 रह जाएंगी। केरल के मामले में केरल को और सबसे ज़्यादा डर है, उनकी सीट 1 कम हो जाएगी। तेलंगाना की सीट 17 से 20 रह जाएंगी, 20 हो जाएंगी, यानी सिर्फ 3 का अंतर आएगा। आंध्र प्रदेश की सीट 25 से 28 होगी, सिर्फ 3 का अंतर आएगा। तमिलनाडु की सीटें जो है 39 से 41 हो जाएंगी, सिर्फ 2 का अंतर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, इनकी चिंता यह है कि हमारी सीटें नहीं बढ़ेंगी और जो बाकी उत्तर भारत है उसकी सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और यही जो है डर लगातार दक्षिण भारत के जो तमाम राज्य हैं उनको गोलबंद कर रहा है परिसीमन के खिलाफ। उनका ये मानना है कि सिर्फ जनगणना और सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से न हो ये जो परिसीमन है, इसमें ये भी देखा जाए कि हम लोगों ने नीतियों को अच्छे से लागू किया है, हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो ये तमाम चिंताएं हैं दक्षिण भारत के राज्यों के सामने। अब यही वजह है कि ये राज्य अब कह रहे हैं कि हमने जनसंख्या नियंत्रण की जो नीतियां उन्हें अच्छे से लागू किया, परिवार नियोजन को अच्छे से लागू किया, तो हमें नुकसान हो रहा है, तो फिर क्यों ना हम भी अपनी आबादी बढ़ा दें। तो स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं और अपने यहाँ के जो नवविवाहित जोड़े हैं उनसे कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा कीजिए, क्योंकि बच्चे कम होना और राज्य की आबादी कम होना हमारे लिए डिसएडवांटेज हो रहा है। உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள், முன்பெல்லாம் குழந்தைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம், அவசரப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம். இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வரல, சொல்லக்கூடாது இப்போ. ஏன்னா மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு அந்த நாடாளுமன்ற எண்ணிக்கை வரும் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் நமக்கு எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை அதிகம் இருந்தால்தான் எம்பிக்கள் அதிகம் வரும் என்ற நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கு. ஆனால் நாம் குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் கவனம் செலுத்தி அதில் வெற்றி கண்டோம். அதனால் இந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால் இப்போ யாரும் உங்களுக்கு குழந்தைகள் நீங்கள் அவசரப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். உடனடியாக பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் பெறக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயர்களை சூட்டுங்கள். அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். तो लोकसभा सीटों का प्रस्तावित परिसीमन एक ऐसा मुद्दा है जो देश में उत्तर और दक्षिण की खाई को और बढ़ा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि दक्षिण के राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अमीन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि दक्षिण भारत के जो राज्यों का डर है कि आबादी के हिसाब से संसदीय सीटों का परिसीमन होगा तो उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, देश की नीतियों को बनाने में उनकी राजनीतिक हैसियत कम हो जाएगी, तो इन आशंकाओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आपने बात कही है डिलिमिटेशन और परिसीमन की बात, तो इसमें ये बताना चाहूंगा कि हमेशा इलेक्शन कमीशन जो है एक कमीशन नियुक्त करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। उसके अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो उसको हेड करते हैं, और उनके साथ में हमारे कमिश्नर्स होते हैं, और साथ के अंदर डिप्टी कमिश्नर और एक सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि उस कमीशन का सेक्रेटरी होता है। और ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, जब भी ये कमीशन बनता है सबको मौका दिया जाता है, और ये जब भी कमीशन बनेगा तो 10 साल के बाद रिव्यू होता है। जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और उनके जो उनके साथ की जो देखी जाती है ये क्या पोजीशन है, कब तक ये रिजर्व रहा, उसको चेंज करना है, और फिर कहीं पर आबादी का जो गड़बड़ हो जाता है, डिसबैलेंस जिसको कहना चाहिए, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, जैसे पहाड़ों पे कम होती है जनसंख्या और मैदानों में ज्यादा होती है, तो उसी को देखते हुए अनुपात के हिसाब से बनाया जाता है। आपने ये देखा होगा कि जब भी कमीशन हमारा बनता है, डिलिमिटेशन कमीशन प्रॉपर जगह पे उस स्टेट में विजिट करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेगा जिसको कि हमें परिसीमन करना है। उसके अंदर क्या होता है कि पहले से नोटिफिकेशन होता है, और सारी पार्टियां, जो भी पार्टियां हैं उस रीजन की या सेंटर की पार्टियां, केंद्रीय पार्टियां या स्टेट की पार्टियां, उनको नोटिस देके बुलाया जाता है, उनकी बात कमीशन पूरे सुनता है। साथ के साथ में अगर कोई और भी वहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, लोकल लीडर्स हैं, वहाँ समाज के लोग हैं, हर समाज के लोगों को बुलाया जाता है और उनसे बात उनकी पूरी सुनी जाती है। सुनने के बाद कमीशन अपना
डिसीजन देता है। और अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो उसको कमीशन पूरी तौर से सुनता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब इस चर्चा के लिए। और एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज बस इतना ही। नमस्कार।